Okay, welcome back and let's start second part of सेंटर ऑफ मास। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करें। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आपको कुछ सिखाने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन का जो वैल्यू आएगा उसको आप इन्फॉर्मेशन याद नहीं करना, उससे इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि 2 पॉइंट masses m1 and m2 आर प्लेस्ड r distance apart. We have two masses m1 m2 and placed r distance apart. Then find the distance of center of mass from m1. m1 से आपका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ऐसे तो ये क्वेश्चन है आसान, ठीक है, ये क्वेश्चन है आसान, आपको जानने के बाद लग सकता है आसान, राइट। लेकिन इसका जो वैल्यू है, रिमेंबर द वैल्यू, ये मैं नोट में आपको डाल रहा हूँ कि आप भूले नहीं। रिमेंबर द वैल्यू, जो भी आपका आंसर है उस वैल्यू को याद रखना है। देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें ही आपको जो बुक्स में रहती है वो नहीं लिखी रहती है, आपको याद किसको करना है, किसको भूलना है, किसको कितना वैल्यू देना है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, या आपका जो है किसी से, मतलब ऐसे टीचर से जो पढ़े हैं जिसको आपको पता है कि किस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कितना तक आप याद करने की क्षमता रखते हैं, राइट। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि m1 और m2 है आपका, तो फर्स्ट मास इज सपोज m1 एंड द सेकेंड मास इज सपोज m2, राइट। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका r है, राइट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m1। m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, राइट। m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एक बात मैं बता दूं, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखनी है। देखिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम लोग इंटायर मास को कंसंट्रेटेड या सिचुएटेड मानते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट यूजिंग येलो कलर। तो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारा मास को कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ मास इस केस में जो होगा दोनों के बीच में कहीं होगा, करेक्ट। एवरेज पॉइंट कुछ ऐसा होता है। अगर मासेज इक्वल है तो जो सेंटर ऑफ मास होता था एग्जैक्टली बीच में होता। बात को ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन को याद रखना है। अगर मास इक्वल होता, अगर मास दोनों बराबर होता, मान ली कि दोनों 1 kg 1 kg होता, 2 kg 2 kg होता, 3 kg 3 kg होता, राइट। तो इक्वल मास होने पे सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होगा, राइट। मास जितना बढ़ते जाएगा सेंटर ऑफ मास उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा भारी हो गया है, ज़्यादा हैवी हो चुका है। तो ज़्यादा हैवी होने के बाद सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी वाले के पास शिफ्ट होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्वेश्चंस को बनाने में आपको हेल्प करेगा, राइट। इस केस में आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा मास ज़्यादा भारी है, कौन सा मास हल्का है, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ नहीं लेना है, बस मान लेना है कोई ही मास भारी है, कोई ही मास हल्का है, और आपको बस m1 m2 के टर्म में निकाल देना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको निकालना है कि m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है। तो m1 को क्या मैं करता हूँ कि ऑरिजिन पे मान लेता हूँ कि ये आपका x इक्वल टू 0 है। तो जो m2 का जो पोजिशन होगा आपका x इक्वल टू क्या होगा आपका r हो जाएगा कोऑर्डिनेट, राइट। और सेंटर ऑफ मास का हम लोग को मान लीजिए कि RCM निकालना है। हम लोग क्या निकालना है, RCM। मैं एग्जैक्टली इसको बीच में दिखाता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस आपको बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो होगा इंटायरली इस केस में बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास आपका बीच में नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं m1 m2 का वैल्यू नहीं जानता हूँ। तो फार्मूला जो मैं यूज करने वाला हूँ XCM, क्योंकि इस केस में जो बॉडीज हैं बस x के लॉन्ग है, आपको XCM निकालना है। तो आप लिख सकते हैं कि m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2, राइट। तो XCM अगर आप निकालेंगे तो XCM का जो वैल्यू आ जाएगा उसको आप कितना लिख सकते हैं, m1 x1 का वैल्यू है कितना आपका 0, m2 को आपको m2 लिखना है, और x2 जो सेकेंड मास है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो सेकेंड मास है x कोऑर्डिनेट r, राइट। सो m2 x2 इज बेसिकली r, नॉट r2, इट्स r, राइट। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स m1 प्लस m2, राइट, करेक्ट। So from here actually you will get XCM is equal to how much? It's m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही होगा। अब याद कैसे करेंगे ये बात आती है कि XCM मतलब जो सेंटर ऑफ मास का है डिस्टेंस,
वो x1 से मतलब m1 मास से इतने डिस्टेंस पे है, करेक्ट। सपोज कीजिए सेंटर ऑफ मास से यहाँ है। अब इसको आपको याद कैसे करना होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसको आप ऐसे नहीं याद कीजिए, आप इसको ऐसे याद कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस आपका x1 है, m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस x1 है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। आप ऐसे याद रखिए कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है m1 से, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो m2 पुट होगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में हो क्या पुट होना है, आपको m2 पुट होना है, करेक्ट। आप बात को समझ रहे होंगे। और वही अगर आपको x2 निकालना हो, x2 कहने का मतलब m2 मास से डिस्टेंस, दिस विल बी कॉल्ड x2, ठीक है। तो अगर आपको निकालना हो x2, तो x2 आपको निकालना, तो उस केस में आप m1 r अपॉन m1 प्लस m2 सिमेट्रिसिटी को आप यूज कीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं x1, तो x1 के साथ अगर x1 निकालना हो तो आप एक m2 पुट करें न्यूमरेटर में, तो आप अगर x2 निकालना हो तो क्या पुट करेंगे, m1 पुट करेंगे, राइट। और रही बात एक और तरीके की, तो एक और तरीका मैं बता दूं कि देखिए x1 ज़्यादा कब होगा, x1 ज़्यादा कब होगा, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, आप इसको देखिए डायग्राम्स को, तो x1 आपका ज़्यादा तभी होगा, ये डिस्टेंस आपका ज़्यादा तभी होगा जब m2 का वैल्यू ज़्यादा होगा। m2 मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास जो है वो m2 की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब x1 का वैल्यू आपका बढ़ेगा, राइट। तो अगर आप x1 निकाल रहे हो, अगर आप निकाल रहे हो x1, तो उस केस में आप m2 को न्यूमरेटर में पुट करो, क्योंकि m2 जितना ज़्यादा होना है उतना ही सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ज़्यादा होना है, और नीचे तो आपका टोटल मास हमेशा रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x1 ज़्यादा तभी होगा जब m2 ज़्यादा होगा, मतलब x हम लोग ये बोल सकते हैं कि x1 इज प्रोपोर्शनल टू m2, m2 जितना ज़्यादा होगा, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बात ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनलिटी को ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग बस ज़्यादा कम की बात करते ये बोल सकते हैं कि x1 m2 जितना ज़्यादा होगा उतना x1 ज़्यादा होगा, m1 जितना ज़्यादा होगा उतना x2 ज़्यादा होगा। तो किसी एक फार्मूले को आप याद रखिए, दूसरा फार्मूला आपका याद हो जाएगा, दोनों बराबर सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 इक्वल मासेज ऑफ ईच ऑफ मास m, ऑल्दो वी डोंट नीड दैट। तो 3 point masses each of mass m are placed at vertices of equilateral triangle, then find center of mass। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका कि 3 जो इक्वल मासेज हैं वो सेट इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, राइट। तो आपसे पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि तीनों का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ तीनों का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। चलिए हम लोग येलो कलर इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो तीनों का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा हम लोग को, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0, और इसका कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट जो होगा एग्जैक्टली a/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे कुछ ऐसे आप इसको डॉटेड कीजिए, तो जिसका x कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा a/2, आप देख सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी a/2, एंड इफ यू टॉक अबाउट y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको 60 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a sin 60, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका a sin 60। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखिए, यही सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, शुरुआत में इन्हीं सब चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर इज a sin 60, राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका, तो a आपका ये हाइपोटेनस हो गया और परपेंडिकुलर आपका हो गया a sin 60, करेक्ट। तो इसको आप a sin 60 का वैल्यू आप कितना बोल सकते हैं, दिस विल √3a/2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट। तो चलिए हम लोग अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग RCM को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, छोड़िए RCM नहीं, हम लोग इस केस में XCM से डिस्कस करते हैं। तो XCM आपको डिस्कस करना हो तो आप लिख सकते हैं कि m1 इज नथिंग बट m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास इट मीन्स m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट। So what is the value of m1x1? m1 is m and x1 is 0. m2x2, m2 is m and x2 is a, plus m3x3, m into x3 is a/2 divided by the total mass. What is the total mass here? Is 3m now. So if you calculate the value of XCM, कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप, मैं बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा एक a/2, आप कैलकुलेशन कर देख लीजिए। चलिए हम लोग YCM की बात करते हैं। तो YCM आपका हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस किसका m3y3
डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास आपका वही हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। अब चलिए हम लोग तीनों को ऐड करते हैं, तो YCM का जो वैल्यू हो जाएगा m1 y1, m1 इज m एंड y1 इज 0, m2 y2, m2 इज m एंड y2 इज ऑल्सो 0। सेकेंड मास हैज़ y कोऑर्डिनेट 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा मास है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है, करेक्ट। प्लस m3 m3 जो आपका m है और उसका तीसरे को मैं ऊपर वाले मास को तीसरा मानता हूँ, उसका y कोऑर्डिनेट √3a/2 है। कितना है √3a/2, सो इट्स √3a/2 डिवाइड बाई टोटल मास इज 3m। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये जो आ जाएगा वैल्यू, आप देख सकते हैं m आपका कैंसिल हो जाएगा और एक तरीके से जो वैल्यू मैं लिखूंगा तो आ जाएगा √3a/6। ये कितना था √3a/6। तो ये आपका XCM YCM हो गया आपका। अगर PCM की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू √3a/6। अब देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते इसको। एक्चुअल में आपको ऐसे अगर केसेस में कैलकुलेट करना हो सेंटर ऑफ मास, सो इस केस में सेंटर ऑफ मास जो एग्जैक्टली सेंटर पे है, तीनों मास इक्वल हैं। यहाँ कोइंसिडेंस ऐसा है कि तीनों मास आपका इक्वल है, तो अगर तीनों मास आपका इक्वल होगा तो सेंटर ऑफ मास विल लाई एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मीन्स बेसिकली इट्स सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, सेंट्रोइड के बराबर होती है। ये आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए मैं एक तरीका यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग इसको यहाँ पर निपटा लेते हैं। देखिए अब सेंट्रोइड निकालना यहाँ आसान है बिल्कुल, या बहुत लोग को पता भी होगा सेंट्रोइड ट्रायंगल का कितना होता है। चलिए यहाँ आपका एम मास है, यहाँ एम मास है, यहाँ एम मास है। मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे होगा, एग्जैक्टली मिड, इसके मिड सेंट्रोइड पे, राइट। तो देखिए हम लोग ऐसा कि इसको शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं कि देखिए पहले आपका एम मास, तो इसको हम लोग दोनों के जगह पे एक अकेला मास 2m मास सेंटर ऑफ मास पर रिप्लेस कर सकते हैं एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि मासेस क्या है इक्वल, मासेज आपका क्या है इक्वल है। तो अगर मासेज इक्वल है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि इस दोनों मास को रखने से अच्छा है कि एक 2m मास दोनों के जगह पे एक रख दो यहाँ पर, और वो वही काम करेगा जो दोनों अकेले करता, दोनों मतलब करता, राइट, साथ में। तो यहाँ पर आपका 2m मास हो चुका है। अब यहाँ पर आपका m मास है। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूँगा क्या कि देखिए x कोऑर्डिनेट तो आपका इसी लाइन पे होगा, x कोऑर्डिनेट आपका इसी लाइन पे है विच इज़ a/2 एक्चुअली। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द YCM, तो YCM कैलकुलेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए ही तो मैंने फार्मूला आपको बनाया है कि m2r/m1 + m2। जो मेथड 2 है आपका, मेथड 2 में अगर बात करूं तो आप YCM अगर कैलकुलेट करना हो, इसको मैं मेथड 2 नाम दे रहा हूं, तो मेथड 2 में अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो YCM, सो आई कैन राइट m2r। m2 यहाँ क्या है, m है, इस पॉइंट से मेरे को डिस्टेंस चाहिए ना, नीचे वाले मास से डिस्टेंस चाहिए, तो m है दूसरा मास, m2r जो r हो गया आपका √3a/2 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो m2r/m1 + m2 विच इज इक्वल टू m1 इज m एंड m2 इज 2m, राइट। मतलब टोटल मास जो है 3m है, राइट। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जो सेंटर ऑफ मास आ गया है आपका √3a/6 पे आया है। YCM कितने पे आया है, √3a/6। सो दिस इज द आंसर नाउ एंड द XCM इज ऑलरेडी a/2 दैट वी ऑलरेडी नो, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, एक तरीका तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, तो दूसरे तरीके जो ट्रिक था उससे अगर हम लोग यूज़ करें तो मैं ऐसा इसको बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मासेस को देखिए, सिमेट्रिसिटी को कहीं पे देखना शुरू कीजिए। सिमेट्रिसिटी आपसे पता चलेगा क्या कि एक m मास आपका यहाँ है, एक m मास यहाँ है, तो आप दोनों के बजाय आप क्या करेंगे कि एक 2m मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे पुट करेंगे। 2m मास कितना कहाँ पुट करेंगे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, राइट। तो इस दोनों को हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक से चल चुका है। इसी को हम लोग तो सेंटर ऑफ मास निकालना बोलते हैं। तो दोनों काम किससे चल चुका है, एक से चल चुका है, राइट। अब एक मास आपका 2m यहाँ हो गया, दूसरा मास 2m यहाँ होगा, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। तो फिर से मैं बोलूँगा कि दोनों का तो मास फिर से इक्वल है, तो इस केस में एग्जैक्टली इस पॉइंट पे होगा, मतलब इस लाइन के बीच में होगा। पिछले केस में ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे था,
इस केस में जो है लाइन के मिड पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा। अब लाइन का मिड पॉइंट कितना होगा, इस डिस्टेंस को अगर आपको निकालना हो, ये आपका YCM रिप्रेजेंट करने वाला है, तो इस डिस्टेंस को अगर आपको निकालना हो तो व्हाट वी कैन से अबाउट YCM। तो XCM सिंपल सी बात है कि XCM का जो वैल्यू हो चुका है A/2 हो चुका है। अगर YCM की बात करें तो YCM आपका जो टोटल हाइट है उसका हाफ होगा, उसका क्या होगा, हाफ होगा, राइट। सो व्हाट इज द टोटल हाइट, इट्स हाउ मच, √3A/2। ये कितना हो जाएगा आपका, √3A/2 हो जाएगा, राइट। तो √3A/2 था, और उसको हम लोग दो पार्ट में और हाफ कर देंगे एक्चुअली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ रहा है अभी। तो इसको आप लिखेंगे √3A/ क्या बोल सकते हैं, 4। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ PCM, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज नथिंग बट A/2 इज द x कोऑर्डिनेट एंड √3A/4 इज द y कोऑर्डिनेट। √3A/4 इज द y कोऑर्डिनेट, राइट। एक मिनट अच्छे से लिख रहे थे, इसमें क्या जा रहा है अपना, आप इसको √3A/4। So this is the value of PCM, correct? So let's solve the next question. फोर्थ क्वेश्चन में आपका है कि 2 पॉइंट मासेज M1 एंड M2, हम लोग इसको वैल्यू को थोड़ा मार्क करते रहते, हो सकता है क्वेश्चन नंबर हो। M1 एंड M2 आर सिचुएटेड एट दीज पॉइंट्स respectively obviously if M1 is 4 kg and the center of mass of system lies in XY plane, आपका center of mass कहाँ लाई करा है, XY plane, then find M2 and coordinate of CM। तो आपसे क्या पूछा है कि M2 का वैल्यू कितना होगा और सिस्टम का कोऑर्डिनेट मतलब एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब M2 का वैल्यू कितना होगा अगर XY प्लेन में लाई कर रहा है, आपका जो बॉडी है कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो M2 का वैल्यू कितना होगा और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। XY प्लेन में तो होगा, लेकिन XY प्लेन में कहाँ होगा, राइट। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इन जनरल हम लोग इसको Y एक्सिस मानते हैं, इसको आपका X एक्सिस मानते हैं, और इसको हम लोग जो आगे निकला था उसको Z एक्सिस मानते हैं, करेक्ट। तो XY प्लेन आपको पता है कि XY प्लेन आपका जो मेरा आईपैड हो चुका है उसी को हम लोग XY प्लेन बोलेंगे, आपका कॉपी जो है उसी को क्या बोलेंगे, XY प्लेन। तो अगर सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास XY प्लेन, मतलब इस पॉइंट पे कहीं लाई कर रहा है, इस प्लेन में कहीं लाई कर रहा है, मतलब ZCM जो है, ZCM आपका क्या आने वाला है, 0, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तभी आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है। आपको बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास XY प्लेन में लाई कर रहा है तो XY प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। XY प्लेन में आपका बस X कोऑर्डिनेट होगा और फिर Y कोऑर्डिनेट होगा, वो भी हो सकता है कि वो भी और 0 हो, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि पूरे XY प्लेन में हमेशा जो जेड कोऑर्डिनेट आता है वो क्या आता है, आपका 0 आता है। तो हम लोग बोलते हैं फॉर सेंटर ऑफ मास, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि फॉर CM टू लाई ऑन XY प्लेन, lie in XY plane, not on XY plane, to say for center of mass to lie in XY plane, what ZCM should be equal to क्या, 0 होना चाहिए। अब ZCM 0 होना चाहिए, तो ZCM का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि M1Z1 प्लस M2Z2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट। सो ZCM को आप 0 पुट कर दिए तो M1 कितना होगा आपका, M1 इज 4 kg एंड Z1, व्हाट इज Z1, इट्स ऑल्सो 4 प्लस M2Z2, M2 is how much, M2 we have to calculate and the value of Z2 is -2, right, divide by M1 plus M2 means 4 plus M2, करेक्ट। 4 प्लस क्या हो चुका है, M2। आप इसको इस साइड भेज दी तो आपका ये 0 हो जाएगा, आप लिखेंगे 16 प्लस, एक्चुअली इट्स -2M2, करेक्ट। तो इफ यू सॉल्व दिस द वैल्यू ऑफ M2 कितना हो जाएगा आपका, 4 kg होगा। M2 का वैल्यू कितना होगा, 4 kg। देखिए 4 kg आप ऐसे भी निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर इसका ZCM 0 होना है तो M1 जो है वो है आपका 4 kg, सॉरी हाँ M1 आपका 4 kg है, जो X1 है, मतलब
जेड कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है वो 4 है, राइट। तो और m2 आपको निकालना है और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पार्टिकल है -2। सेकेंड पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट कितना है -2। तो अगर -2 है और ये 4 है तो सेंटर ऑफ मास एक्स वाई प्लेन मतलब जेड सी एम को जीरो होने के लिए एक तो रूल है कि जेड सी एम अगर आपका जीरो तभी होगा जब m1 z1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए m2 z2 मैग्नीट्यूड वाइज m1 z1 शुड बी इक्वल टू m2 z2। तो m1 आपका है 4 kg और z1 है 4। तो अगर z2 आपका हो गया 2 या -2 बोलिए तो m2 को दुगना होना पड़ेगा क्योंकि z2 आधा हो चुका है। z2 जो है आपका क्या हो चुका है, आधा हो चुका है, तो m2 को दुगना होना पड़ेगा। सॉरी आई थिंक इट्स 8 kg हम लोग आंसर को। हाँ चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सीएम और वाईसीएम के। तो एक्सीएम हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सीएम जो आपका हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई हाउ मच m1 प्लस m2, राइट। सो m1x1 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। m1 का जो वैल्यू है आपका 4 kg है। x1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज 1। m2 जो आपका 8 हो चुका है। x2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, इट्स 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 plus m2 means 4 plus 8 which is 12. So 4 and 60, 20 divided by 12. 20 divided by 12 it means how much? It's 5 by 4. ये कितना जगह, सॉरी 5 by 3। ये आपका कोऑर्डिनेट रहेगा 5 by 3। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं YCM। तो YCM आपका हो जाएगा m1y1 प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग m2y2, करेक्ट। m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, करेक्ट। चलिए हम लोग m1 कितना 4 और y1, चलिए y1 y2 को कॉपी कर लेते हैं। y1 आपका है 3, y2 है -1। तो 3 प्लस m2 इज 8 एंड -1 डिवाइड m1 प्लस m2 विच इज़ 4 प्लस 8 12। तो 12 माइनस 8 ये आपका 4 डिवाइड बाई, ये कितना आ गया आपका 4 डिवाइड बाई 12 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, इट्स 1/3, करेक्ट। तो फाइनली जो PCM आ जाएगा, जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, दैट विल बिकम XCM इज हाउ मच, XCM इज 5/3, YCM इज 1/3 एंड ZCM इज 0। सो ये आपके तीनों पॉइंट्स हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ZCM तो हम लोग को पहले ही पता था। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर फ्रेम्स के बारे में बात करें कि हम लोग फ्रेम्स का किसी भी टाइप का आपका फ्रेम दिया हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।